अरे बस करे रे पगली रहे दे। अरे ना ना ना, सब्जेक्ट पर पहले चलते हैं। देखिए, क्लास 12th का हिंदी है, चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 हम खत्म कर चुके थे, आज हम चैप्टर 2 समझेंगे। यह चैप्टर का नाम है उसने कहा था। इनका लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सूबेदारनी और लहना सिंह के बीच क्या क्या प्यार मोहब्बत होता है, क्या सच है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। देखिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, सुना दूं? ना बस रहने दीजिए, क्लास में चलिए, कहा सुनिएगा आप लोग। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। इस सब में आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा हाइलाइटर से, ठीक है। निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का निधन 12 सितंबर 1922 को हुआ था। ऑब्जेक्टिव टाइप में यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में हुआ था। जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान। मूल निवास गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में हुआ था। पिता शिवराम। शिक्षा बचपन संस्कृति शिक्षा 1899 में इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रम से एंट्रेंस तथा मैट्रिक की। 1899 चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 1899 में इलाहाबाद कोलकाता विश्वविद्यालय क्रम से एंट्रेंस तथा मैट्रिक 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय इंटरमीडिएट 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से केतहरी नालवेद राजा बने। चलिए आज हम इसके आगे और आगे हम चैप्टर के बारे में समझते हैं। क्या सूबेदारनी और लहना सिंह के बीच क्या प्यार मोहब्बत चलता है, क्या सच है और क्या झूठ है। डायरेक्ट अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं। वैसे चैप्टर तो लंबा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर को आज खत्म करने के लिए। उसने कहा था, बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोरे की जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगवाए। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़े की पीठ की चाबुक से ढूंढते हैं, इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं, कभी राह चलते पैदलों की आंखों के न होने पर तरस खाते, कभी उनके पैरों की अंगुलियां की पैरों के चित कर अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर गलाने निराश और शोभ का अवतार बने नाक की सिद्ध चले जाते हैं। तब अमृतसर की उनकी बिरादरी वाले तंग चौकीदार गलियों के हर लड़ियों के लिए ठहर कर सब्र समुद्र उमार कर, बच्चों खाला जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो छाला करते हुए सफेद फेटो बच्चों की और बत्तख गन्ने हटो, हाँ यह देखिए, गन्ने और गोमछे और भरने वालों की जंगल में राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े, यह बात नहीं, उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है पर मीठी छुरी की तरह महनीर मार करती है। यदि कोई बुढ़िया का बार चुनौती देने पर भी लीक से नहीं हटती, तो उनकी वंचना ली, ये नमूने हट जा, जिन्हें जोगिए हट जा, कर्मा वाली हट जा, पुता प्यारी बच्चे वाली जा लंबी वाली समृद्ध इसका अर्थ, किंतु जिन योग्य की तू भाग्य वाले पुत्र की प्यारी लंबी उम्र तेरे सामने क्यों क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। इसमें यह बताना चाह रहा है कि एक घोड़ा होता है और घोड़ा को इक्के बाले ने इतना मारता है कि उस घोड़ा को रेस में दौड़ा दिया जाता है
और उस घोर के जो रास्ता पर से रतन के हट जा रास्ता पर से न गोरवे कूच दे। समझ गए हैं? गोरवा किसे कहा जाता है? पैर को। जो अगर कोई राह चलते गाड़ी रोड पे रहता है या चार चक्का जो भी रहता है, सायरन देते हैं, सायरन देने के बाद अगर नहीं समझते हैं तो बोला हट जाना था गोरवे कुछ दो थोड़ा का। ऐसे ये नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? बड़ी प्यार प्यार से भोलेपन से बोलते हैं। एक मिनट सर। देखिए, हट जा पुता प्यारी बच जा लंबी वाली, षष्ठी इसका अस्त किंतु जीन योग्य तू भाग्य वाली, पुत्र प्यारी लंबी उम्र वाली, सामने तू क्यों मेरे पहिए के पीछे आना पड़ता है। कहता है हट जा कर्मा वाली, हट जा पुता वाली, हट जा लंबी उम्र है तेरा, क्यों तू मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है। इसलिए ये बहुत भोलेपन से कहते। और आज हम लोग गाड़ी पर चल रहे हैं, ताक करे, अगर खुदा ना खास करे किसी को नहीं दिखाई देता, कहता हट जाना तो गोरवे कूच दो। ऐसा नहीं करना चाहिए, सबके साथ प्यार से मिल व्यवहार कर रहना चाहिए। देखिए, ऐसे बम्बू काट वालों के बीच होकर एक लड़का और एक लड़की चौक की दुकान पर जा मिले। अब देखिए, यहीं से कहानी का स्टार्ट होता है। कुछ मजा ही और इस क्लास को आप लोग पूरा अंततः बने रहिएगा, देखने के बाद मजा ही कुछ और होगा। एक बम्बू काट वाले बीच के होकर एक लड़का और एक लड़की की चौक की एक दुकान। लड़का कौन है? लाना सिंह। लड़की कौन है? सूबेदारनी। और मिले उसके बालों और इसके ढीले सूथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आए था और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था जो शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी को गिने बिना हटता न था। जैसे कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसे ध्यान भटकाने के लिए कोई काम करते रहते हैं, अगर उन्हें हम लोग जाते हैं काम से ध्यान भटकाने के लिए, कितना भी मना करते हैं ना वो काम कर रहे हैं उनको करने दीजिए। कितना आदमी अपने काम में मगन रहते हैं, जब तक उन्हें काम मन पसंद जूत होता नहीं है तब तक उन्हें काम को छोड़ते नहीं है, चाहे उनके पास कितना भी कस्टमर आ जाए। वही कह रहा है कि जब तक वह पापड़ों की एक मिनट दुकानदार एक परदेसी शेर भर गीले पापड़ों की गड्डी गिना बिना हटते नहीं थे। दुकानदार जो था शेर भर पापड़ों की गड्डी गिना बिना हटते नहीं थे। इसीलिए कभी कभी जो काम करते रहते और कस्टमर आ जाते हैं उनको सामान फट से दे देते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किए। देखिए आगे क्या होता है। तेरे घर कहाँ है? लड़के ने पूछा। किससे? सूबेदारनी से। मगरे में। और तेरे? माझे में। लड़का ने पूछा तेरे घर कहाँ है? लाना सिंह। मगरे में। और लड़की ने पूछा तेरे? माझे में। यहाँ कहाँ रहती हो? अंतरिक्ष बैठक वे मेरे मामा होते हैं और मैं भी मामा के यहाँ हूँ। उनका घर गुर बाजार में है। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदे देने लगा। सौदा लेकर दोनों के साथ चले। अब इतने में दुकानदार निपटे। अब लो, तुम्हें क्या चाहिए? दही चाहिए? लो। तुम्हें क्या चाहिए? पापड़ चाहिए? चाहे जो भी सामान हो, पापड़ की बात नहीं कर रहे, लो। और दोनों को दुकानदार ने सामान दे दिए। इतने में दुकानदार निपटा और इनके सौदे देने लगा और सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुरा कर पूछा ओ। अब देखिए, लड़का ने पूछता है ओ तेरी कुरमाई हो गई? इस पर लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर चले जाती है। लड़के ने पूछा ओ तेरी कुरमाई हो गई? लड़की कहती है धत कहकर चली जाती है। और लड़का के मुंह देखता रह गया। लड़का मुंह देखता ही रह गया। क्या हुआ? दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले यहाँ, दूध वाले यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते थे। महीना भर यही हाल रहा। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा ओ तेरी कुरमाई हो गई? लड़के ने लहना सिंह ने सूबेदारनी से बार बार क्या पूछते हैं, ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन आ सकता है कि ओ तेरी कुरमाई हो गई। अब बार बार ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सूबेदार ने लहना सिंह से बार बार क्या पूछते हैं? यही पूछते थे कि ओ तेरी कुरमाई हो गई। और उत्तर में वही धत मिला। एक दिन जब
फिर लड़के ने वैसे ही हंसी चिढ़ाने के लिए पूछा, तब लड़के की संभावना विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। अब ला, अब भाई कोई तो गुस्सेबे करेगा, बार बार उससे पूछेगा कि तेरी कुरमाई हो गई। अचानक कभी किसका मुंड क्या है नहीं है ये तो कोई नहीं देखा है, लेकिन हमेशा आप चिढ़ाते ही रहिएगा तो लास्ट में क्या कर, हाँ हो गई, क्या कर लेगा तुम? भाई हम नहीं कर रहे हैं, वो कर रहा था। देखिए, पूछी कब? कल। कल देखते नहीं है ये रेशम वाले काढ़ा? लड़का ने पूछा कब हुआ? लड़की ने बोली कल। लड़की ने फिर बोली कि देखते नहीं है रेशम वाला धागा? मेरा नहीं है कटा हुआ है। सालू लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के के मोरी में धकेल दिया। अब लड़के ने घर की राह लिया और एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। मोरी मतलब कीचड़ होता है, जैसे कि कल पे पानी उनी चलता है और नहाने वहाने के बाद एक गड्ढा खन दिया जाता है, किसी का पानी बहने का साधन नहीं होता, उस गड्ढा में मोरी, जैसे कि पानी उनी जाते रहता है, हम लोग का तो समझ में करते हैं, उस मोरी में धकेल दिया। अब लड़का कोई ऐसे खड़ा रहेगा, उसको धकेल देगा और मेरा क्या कर दे, और हम इसको कुछ किए नहीं है, मेरा धकेल दिया है। अब जब तक इधर ताकेगा तब तक जा रहा है दंदनायल। अब लड़का सोचेगा भाई हम इसको कुछ किए नहीं है, बिना काम का मोरी में धकेल दिया, अब देखते हैं इससे क्या होता है। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। एक छावनी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मारा। अब लो, कुत्ता को पत्थर मारेगा तो कोई कहेगा रे लड़का बदमाश है, कुत्ता का पत्थर मारे, भी ससुरा कुत्ते हैं। और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। अब गोभी वाले तो ऐसा नहीं होगा भाई, उसको दूध उड़ेला तो गुस्सावे करेगा। अब गुस्साइएगा क्या करेगा, दूध उड़ेला होगा, जा रहा होगा दिया। सामने नहाकर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि ले ली। अब लो, सामने नहाकर आती हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि ले ली। अब टकरा के अंधे हो, दिखते नहीं होगा। अब अंधे क्या सुनता है, तो अंधे की उपाधि ले भी लिया और जा रहा है अपना, जिस रास्ते की ओर जा रहा है उस रास्ते की ओर जा रहा है। तब कहीं घर पहुंचा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठ हड्डियां अकड़ गई है। लुधियाने से 10 गुना जरा और मेह की बर्फ ऊपर से पंडलियों की तक कीच में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता ही नहीं। घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गोभी गोले से बचे तो कोई लड़े न। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साया या कोहनी निकल गई तो चटका से गोली लगती है। ना मालूम बेईमानी मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहाना सिंह और 3 दिन हैं, 4 खंदकों में बिता ही दिए हैं, परसों रिलीफ आ जाएंगे। देखिए यहाँ कह रहा है कि लहाना सिंह और 3 दिन है, 4 तो खंदकों में बिता ही दिए हैं और परसों रिफिल आ जाएंगी और फिर 7 दिन की छुट्टी आप अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे। उसी फिरंगी मेम के बाग में मखमल की सही हरी घास फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती, कहती तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए तब फिर 7 जनवरों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब के देहली पर माथा टेकना पड़ा। जैसे कि कोई आदमी नहीं करता है कि मैं यह काम नहीं करूं तो मेरा नाम बदल देना। तीनों ने कहते हैं कि कौन कहते हैं, देखिए संगीन, अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब के सामने माथा टेकना पड़ता। भाई होना भी चाहिए ऐसे, किसी किसी काम को जीत पर अड़ जाना चाहिए। सब एक साइड और आप एक साइड, अच्छा जीत पर एजुकेशनल से रहिएगा और कुछ और अलग नहीं कीजिएगा।
नसीब न होने तब पाजी कहीं कलों की घोरे संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पेड़ पकड़ने लगते हैं। ये अंधेरे 30-30 मन का गोला फेंकते हैं। उस दिन घावा किया था, मिल तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल ने हट आने का कमान दिया नहीं तो। देखिए आपसे सब्जेक्टिव टाइम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि देखिए बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता नहीं है और बिना लड़े सिपाही, देखिए बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही सिपाही यह क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन बोर्ड में कितने बार भी पूछा जा चुका है, इसलिए हम आप लोग को बता दिए। नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते हैं, क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में जरा धंस है सूदे की। सूबेदार जी ने सच लहना सिंह को बोला, करे तो करे क्या, हड्डियां कर गई अब लो। सूबेदार जी सच लहना सिंह को बोला, पर करे तो करेगा, हड्डियां कर गई है। तो जरा हंस गया और सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवालियों से सोते झर रहे हैं। एक खौफ हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ सिगरी के कोले डाला हुआ जिया, तुम 4 उन जन बाल्टियों को लेकर खाई का पानी बाहर फेंक दो। जैसे कि उमरी उठ सिगरी, उद्यमी उठ सिगरी, सिगरी जो उसे कहते हैं, जैसे कि देहात वात में आप लोग देखते होइएगा, सिगरी मिट्टी को जो एक चूल्हा होता है और चूल्हा अलग होता है और मिट्टी के एक वैसा टाइप का बनाया जाता है जिसमें हम लोग ठंड के मौसम में उसमें आग डाल के, जैसे कि कुछ लकड़ी वगैरह डालकर उसमें आग बनाकर उससे ताप सकते हैं। सिगरी उसे कहते हैं, आप लोग समझ जाइएगा। देखिए क्या कर रहा है, उद्यमी उठ सिगरी के कोले डाल वजीरा, तुम 4 जन बाल्टियों लेकर खाई का पानी बाहर निकाल। वजीरा सिंह को कहा कि खाई का पानी बाहर फेंक, महासिंह शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगे। वजीरा सिंह पलटन का विदुषक था। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में VBI ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए आपसे बस पूछा जा सकता है, पलटन का विदूषक कौन है, वजीरा सिंह। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यह पूछा जा सकता है कि पलटन का विदूषक कौन है, वजीरा सिंह। बाल्टी में गंदला पानी लेकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह। तर्पण इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजे में पानी दो, ऐसा खाद पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। हाँ देश क्या है, स्वर्ग, और मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 धुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाता रहूंगा। लहारियों को भी यहाँ बुला लोगे या वही दूध पीने वाली फिरंगी में चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं। देश की चाल, आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं, वह सिगरेट देने में हट करती है, ओठों में लगान चाहती है और पीछे हटता हुआ समझती है कि राजा बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, अब लो क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ, पीछे हटता हूँ समझती है कि राजा बुरा मान गया है, मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा अब बोधा सिंह कैसा है, अच्छा जैसे जानता ही न हो, रात भर तुम अपने दोनों कंबल में उसे उठाते हो, आप सिगरी के सहारे गुजर करते हैं, उसके पहरे पर आप
पहाड़े दे आते हो, अपने सूखे लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो और आप कीचड़ में पड़े रहते हो। कहीं तुम न मांदे पड़ जाने जा रहा क्या है, मौत है और निमोनिया के मरने वाले मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। मेरा डर मत करो, मैं तुम्हें बुलेल की खड़ाई के किनारे मरूंगा, भाई कितर सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। लो, ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितर सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। हाथ लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मरने की लगाई है, मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाइयों, कुछ गाँव। हाँ कैसे? देखिए, दिल्ली शहर में पिस्तौल नूर जांदरी कर लेना, लाऊंगा द व्यापार मंडी है, कर लेना ना तेरा सौदा अरिए, ओएलाना चटकाया कद्दुए नू, खुदुत बरनिए मजेदार गोरिए, खून लगा चटका कद्दुए नू। ये दिल्ली शहर में पेशावर को जाने वाली मंडी में लौंग व्यापार कर लेना, अरी नारे का सौदा भी कर लेना। ओए अब हमें कद्दू चखना है, ए गोरे वर्ण वाली, कद्दू अत्यंत स्वादिष्ट पक्का है, अब हमें कद्दू चखना है। कौन जानता था कि दाढ़ी वाले घरबराए सिख ऐसा लूजे का गीत गाएंगे, पर सारी खंडक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए हैं, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे हों। दोपहर रात गई, अंधेरा सन्नाटा हुआ। बोधा सिंह खाली बिस्किट के टीन पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह को 2 कंबल और बराना कोट ओढ़ कर सो रहा था। देखिए, आपसे बोधा सिंह खाली बिस्किट को 3 टीन, बोधा सिंह खाली बिस्किट को 3 टीन पर अपने दोनों कंधों को बिछाकर लहना सिंह को 2 कंबल और 1 बरान कोट दिया। बोधा सिंह ने लहना सिंह को अपने 2 कंबल, आप ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बोधा सिंह ने क्या बिस्किट 3 टीनों पर और लहना सिंह को कितने कंबल दिए थे, तो 2 कंबल और 1 बरान कोट ओढ़ कर सो रहा था। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कह रहा है, क्यों बोधा भाई, क्या है, पानी पिला दो। बोधा सिंह से पूछा लहना सिंह ने कि क्या भाई, क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है। लहना सिंह से बोधा सिंह ने पानी मांगा और लहना सिंह ने पूछा बोधा सिंह से कि कैसी हो, तो बोधा सिंह ने बोला, कंपनी छूट रही है। लहना सिंह ने कटोरा उसे मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा, कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तारे दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं, जैसे नहीं होता है, पानी पी रहे हैं, हमको तो करने भी नहीं आता है, रोम रोम में दांत कनकनी छूट रही है और दांतें बज रही है। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। किसने कहा? लहना सिंह ने बोला बोधा को, अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम, मेरे पास सिगरी और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, देखो क्या मजा है। लहना सिंह ने बोले कि मेरे पास सिगरी और मुझे गर्मी लगती है। बोधा को बोला, तुम मेरी जर्सी पहन लो। ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम्हें मेरे लिए हो। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से मेम बुन बुन कर भेज रही है, गुरु उनका भला करे। यो तो कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहे तो और नहीं झूठ, यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसे जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाली कोट जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन लपटन साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन कर
फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी दम घाव करना होगा। मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई। आधा घंटा बीतने के बाद खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह ने। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी के सलाम करके सामने हुआ। देखो इस दम घाव करना होगा। क्या बोले? कि इस दम घाव करना होगा। भर की दूरी पर पूर्व में कोने में एक जर्मन खाई। उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम्हें यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबके साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। कितना, अरे भाई कितना अजीब, बड़ी बहुत पसीना चल रहा है। इसमें मच्छर का भी मौका मिल गया हुआ इसमें कह रहा 50 या जर्मन नहीं, इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर मैंने रास्ता बना कर आया हूँ और 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ पर वहाँ 15 जवान खड़े कर आए हैं। कौन कहते हैं? एक मिनट देख लेते थोड़ा। हजारा सिंह ने कहते हैं कि मैं 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीन कर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले तुम डटे रहो, हम यहाँ रहेंगे। जैसे किसी आदमी को बोला जाता है कि तुम यहीं रहो या तुम वहां जाओ, जब तक तुम्हें दूसरा कोई हुक्म न दे दे तब तक तुम यहाँ से नहीं हिल सकता, तुम यहीं के यहीं डटे रहो। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। अब लो क्या करा कि बोधा सिंह ने भी कंबल उतार कर चलने लगे तो लहना सिंह ने रोक दिए। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह ने आगे हुए, लहना सिंह ने कंबल उतार कर चलना आगे हुए तो बोधा सिंह के बाप ने उंगली से इशारा किए। देखिए क्या इशारा करते हैं। उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई। कोई रहना न चाहता था। समझ बूझ कर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्हें लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। जैसे कोई नहीं होता है। इन्होंने मुंह फेर कर खड़े हो गए। एक मिनट, समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब को लहना सिगरी के पास, लहना सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकाले। कौन मुंह फेर खड़ा हो गया? लहना ने सिगरी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और सिगरेट निकाले मुंह से और सिगरेट सुलगाकर पीने लगे। उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। जैसे कि कोई दोस्त होता है और सिगरेट पीते रहता है, दोस्त किसी का पीने का नाम ही मन करता है, लो लो पी लो, लेकिन नहीं पीना चाहिए। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का एक मिनट, माइकवा कैसे हो गया हो? हाँ ठीक है, अब हो गया। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उनसे सिगरी की उजाले में साहब मुंह देखा, बाल देखे, तब उसका माथा ठनका। लेफ्टिनेंट साहब को पट्टी वाली बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल काटने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे?
लड़ाई खत्म होने पर क्यों? क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के हुए मजे यहाँ कहाँ याद से पाठशाला नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधरी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ हाँ वही, जब आप खुद खेतों पर सवार थे और आपका खान सामान अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे में निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था कि रेजिमेंट में मैच में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वहाँ विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सिंह 2 फुट को होंगे। हाँ, लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? अब लो, लाना सिंह कितने फुट के है? 2 फुट 4 इंच। लाना सिंह 2 फुट 4 इंच के हैं। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लाना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था और उनसे झटपट निश्चय कर लिया कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। चलिए, लगता नहीं वाला है चैप्टर, कर देंगे आज खत्म, कोई बात नहीं है। हाँ, क्यों लाना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लप्टन साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं? उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है? सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा, और बातों की सौहार्द साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने का सिगरेट दिया। तो अब मारे गए धोखा के सूबेदार कीचड़ में काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर घाव होगा, उधर उन पर खुले घाव होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैर निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए। सूबेदार ने कहे तो एकदम लौट आएंगे। लीजिए, अब मारे गए सूबेदार ने कीचड़ के चक्कर काटते फिरते रहेंगे। सूबेदार ने कीचड़ के चक्कर काटते फिरते रहे, और किसने कहा कि अब काम करो, एक काम करो, पलटन पैरों के निशान देखते देखते, पलटन को बेच रहे हैं कि पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आएंगे। खंदक की बात झूठ है, चलो जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाए, पता तक न खड़े की देर मत करो। हुक्म तो यह कि यही ऐसी तैसी हुक्म की मेरा हुक्म जमादार लाना सिंह, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है कि लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10 लाख, एक अकेलिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। देखिए, हमारे हिंदुस्तानी फौजी जो होते हैं, वह एक हिंदुस्तानी फौजी 1 लाख के बराबर होते हैं। इसीलिए हमारे हिंदुस्तानी फौजी को किसी से कम नहीं समझना चाहिए। वही यहाँ कह रहे हैं दर्शकों हमारे कि 8 नहीं 10 लाख, एक अकेला लिख सिख 1.25 लाख के बराबर। एक अकेला आदमी सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लाना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले, तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारें में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिस सिगड़ी के पास रखा, बाहर की तरफ कर एक दिया सलाई चलाकर गुत्थी पर रखने, बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लाना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिरी पड़ी। लाना सिंह ने एक कुंदा साहब
की गर्दन पर मारा और साहब आंख मीन गेटेड ओ माय गॉड कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह के तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिकरी के पास लिटाया। जेबों के तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। देखिए कितने टाइम हो गया, अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस 11:07 हुआ, हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। साहब की मुच्छी हटी है। लहना सिंह हंस कर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बात सीखा है कि सिख सिगरेट पीते, यह सीखा है कि जगधारी के जिले में नील गाय तो और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खानसमा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़े, यह तो ऐसे ही साफ उर्दू कहाँ से सीख आए हैं। हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़े भी नहीं बोला करते थे। लहना ने पतलून के जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो चारों से बचाने के लिए दोनों हाथ में जेब में डाले। लहना सिंह कहता गया कि चालक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा, उसे चकमा देने के लिए 4 आंख चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी मेरे गांव में आया था, औरत को बच्चे होने की ताबीज बांटा था और बच्चे को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मन वाली बड़े पंडित हैं, वे वेद पढ़ कर उसमें विमान चलाने विधा जान गए हैं। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों की बहावत के डाके खान के रुपये निकाल कर सरकार राजा जाने वाला डाक बाबू को हुरियम भी डर गया। मैंने मुल्लाजी को दाढ़ी मुंड की थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर खा रखा तो। देखिए, किसी ने कहा जाता है कि फलानवा आदमी आ जाएगा तो ये काम नहीं होने देगा। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में आ जाएगा तो एक एक गाय को नहीं मारने देगा कोई भी मुसलमान, और गाय को हिंदू धर्म में शुभ पवित्र माना जाता है। लेकिन यहाँ तो क्या, सबका अपना अपना रीति रिवाज है, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। देखिए, अपने को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब आइए सब्जेक्ट पर। साहब की जेब में पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। साहब का पिस्तौल से चला और साहब के जेब से पिस्तौल चला और लहना सिंह के जांग में गोली लगता। किसके पिस्तौल से गोली चला? साहब के पिस्तौल से गोली चला। और किसके जांग में गोली जाकर लगा? तो लहना सिंह के जांग में जाकर गोली लगा था। गोली लगी। इधर लहना की हेनरी मानिंड के 2 फैरानों ने साहब की कपला क्रिया कर दी। धड़ाकर सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? एक मिनट, जरा कुछ आ गया है, अभी पढ़ाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं था, एक काम था, देख रहे थे, चलिए देख। चिल्लाया, क्या है? लहना ने उसे तो यह कहकर सुला दिया कि एक लड़का हुआ है, कुत्ता आया था, मार दिया। लहना सिंह ने ऐसा कहा कि एक कुत्ता आया था, उसको मार दिया। और तो और से सब हाल कह दिया। जब बंदूकों को लेकर तैयार हो गया, लहना ने सांप फाड़ कर घाव की दोनों तरफ पट्टियां कस कर बांधी। घाव मांस में ही था। पट्टियों कसने से लहू निकालना बंद हो गया। उतने में उत्तर जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले घाव को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ 8 लहना सिंह टक्कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए थे। 70 अपने मुर्दों भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुस आते थे। थोड़े से मिनटों में वे
अचानक आवाज आई, वह गुरुजी के पथा। वह गुरुजी खालासा और धाधरे बंदूकों के फायर जर्मन की पीठ पर पड़ने लगे। एन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आ बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों संगीन रहे थे। आप पास आने पर पिछले वाले ने भी संगीन तीरोपन शुरू कर दिया। एक इलाकारी और एक अकाल सिक्का थी। फौज भाई वह गुरुजी की पथा, वह गुरुजी दा खलासा सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई। तिरसी जर्मन या तो खेत रह या करान थे। सिख से 15 प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधों से गोली आर पार निकल गई। लाना सिंह की फसली एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गोली मिट्टी से पूरे लिया और बाकी का माफ कसकर कमरबंद की तरह लपेट लिया। किसी के खबर न हुई कि लहना के दूसरा घाव भारी घाव लगा। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ लक्ष्मी नाम सार्थक होता है, और घाव ऐसी चली रही थी जैसी 52 फुट की भास में दंत विनोद पश्चात कहलाती है। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बुड्ढों चिपके रही थी। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया तो सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुना और कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। जैसे नहीं कहा जाता है कि इस जगह पे अगर आप नहीं होते तो यह दुर्घटना, यह काम हो जाते। तो इसमें कहा जा रहा है कि किनके बारे में कहा जा रहा है, एक मिनट। सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुनकर कागजात पाकर उसकी तुरंत सूबेदार ने लहना सिंह को पूरा बात सुनकर और सूबेदार ने लहना सिंह को बताया कि अगर तुम न रहते तो सारा मारे जाते। जैसे किसी को नहीं कहा जाता कि अगर आप यहाँ पे नहीं जाते तो यहाँ पर बहुत सारा कुछ भी हो सकता है, बवाल झगड़ा कुछ भी, यह आदमी मारे थे। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिने की ओर खाई वाले ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया था। वहां से झटपट के 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढूंढने गाड़ियां चली जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंचे। फिर अस्पताल नजदीक था, सुबह होते होते वहां पहुंच जाएंगे, इसलिए मालूम पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाश रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह को जांग में पट्टी बांधनी चाहिए। देखिए, सूबेदार ने कहा लहना सिंह को कि आपको जांग में गोली लगी है, आपको जांग में पट्टी बांधना चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है। जैसे किसी आदमी को बहुत सारा घाव रहता है तो कहता है कि सर आप अपना घाव को जो दवा ले लीजिए, इंजेक्शन ले, चाहे जो भी है, तो कहता है अरे छोड़ो हटाओ, ये सब थोड़ा सा घाव है। लेकिन थोड़ा को थोड़ा नहीं समझेगा। नहीं कहा जाता है कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, इसीलिए हम लोग किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। तो घाव बांधने के लिए बोले। सूबेदार ने लहना सिंह को कहा कि जांग में गोली लगी है, आप पट्टी से बंधवा लेनी चाहिए। उसने कहकर टाल दिया कि थोड़ा है। लहना सिंह ने कहा कि थोड़ा सा है घाव। सूबेदार सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर के बड़ा रहा था, वह गाड़ी में लिटाया गया। लाना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। लाना सिंह को छोड़कर सूबेदार नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि उनके जांघों में गोली लगी थी और गोली लगने के बाद उन्हें घाव हो गया था। इसीलिए लहना सिंह को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहते थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की संगत जो इस गाड़ी में न चले। अब लो भाई, लहना ने कहा तुम्हें बोधा की कसम। देखिए, लाना ने कह दिया कि तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी की सौगंध जो इस गाड़ी में न चले। किनको कह दिया? बोधा सिंह को कह दिया।
सॉरी सूबेदार को कह दिया, जाओ और तुम मेरे लिए वह पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास है ही। अच्छा पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाए। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखते तो मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उन्हें कहा था वह मैंने कर दिया। किसने कहा? बोधा गाड़ी पर लेट गया, बोधा ने गाड़ी पर लेट गया, भला आप चढ़ जाओ तो सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी। सूबेदारनी को कहा जाता है कि होरा को चिट्ठी लिख तो मेरा माथा टेकना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उन्होंने जो कहा मैंने उसे कह दिया। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तूने मेरे और बोधा को प्राण बचाए, लिखना कैसे कैसे साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उनसे क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे तरह। गाड़ी पर जाते ही लहना सिंह ने लेट गए और वजीरा को बोले, मुझे पानी पिला दो। गाड़ी पर जाते ही कौन लेट गया? तो लहना सिंह गाड़ी पर जाते ही लेट गए और वजीरा सिंह को कहते हैं कि पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे। जो कमर बंद था उन्हें बोला, लहना सिंह ने वजीरा सिंह को बोला कि मेरा कमर खोल दे, कमर बंद खोल दे, तरह हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके, जो उनको जन्म भर की घटनाएं जो भी हुआ रहता है एक एक करके सामने आती है। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय धुंधले बिल्कुल उन पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। जब वह पूछता है तेरी कमाई हो गई, तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उनसे वैसे ही पूछा तो उनसे कहा कि हाँ कल हो गई, देखते नहीं है रेशम फूल वाले सालू, सुनते ही नहीं। लहना सिंह को दुख हुआ, क्रोध क्योंकि हमारे जीवन में जितना भी घटनाएं होता है, हम लोग बचपन में किसके साथ खेले, पापा ने डांटे, मम्मी ने डांटे, जितना भी हुए रहता उन सब ने लहना सिंह को तरह तरह की बात बचपना याद हो गई थी। मामा दुकानदार के पास गया था दही लेने के लिए, मामा को बाल धोने के लिए, बाल मतलब केस, दही धोने के लिए, तरह तरह की उन्हें बात याद। एक 8 साल की लड़की मिली थी, उनसे धत कहकर भाग जाती थी और प्यार करने के चक्कर में तेरी कुर्बाई हो गई। कितने लड़के को उन्होंने मोरी में धकेल दिया कुत्तों के मारे, दही वाले के दिन भर की कमाई उड़ेल दी है। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि बचपना का कुछ याद रखना चाहिए। वजीरा सिंह के पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह ने 77 राइफल से जमादार हो गया। अब 25 वर्ष बीत गए, अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल। आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लहना सिंह के राइफल का नंबर कितना था? 77 राइफल जमादार हो गया। उस 8 वर्ष के कन्या का ध्यान ही न रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जर्मन के मुकद्दे के पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट में अफसर की चिट्ठियाँ मिली कि फौज लाभ पड़ जाती है, फौरन चले जाओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा सिंह लाम पर जाते हैं, लौटते समय हमारे घर होते जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार को यहाँ पहुँचा।
जब चलने लगे तो सूबेदार बेरू से निकल कर आया, बोला लहना सूबेदार तुमको जानता है, बुलाती है, जा मिल आ। लाना सिंह भीतर पहुंच, सूबेदार ने मुझे जानती है, कब से रेजिमेंट करेट में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं, दरवाजे पर जाकर माथा टेकना कहा, असी सुनी। लाना सिंह चुप, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुरमाई हो गई, तेरी कुरमाई हो गई, कल हो गई, देखती नहीं है रेशम बूट वाली सालू अमृतसर में भावो टकरा से मूर्छी खुली, करवट बदली, फसली का घाव बह निकला, मजीरा पानी पिला, उसने कहा था। सपना चल रहा था, सूबेदारनी कह रही थी कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया कि एक कहते हैं मेरे तो भाग फूट गए हैं। सरकार ने बहादुर की किताब दिया है, जयलालपुर में जमीन दी है, आज नाकालाली की मौका आया है, पर सरकार ने हम तिमियों को घरियों की पलटन क्यों न बना दी, जो सूबेदार जी के साथ चली जाती है। एक का बेटा है, फौज में भर्ती हुए हैं, उसे एक ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग्य। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया, तुमने उसे दिन मेरे प्राण बचाए थे, आप घोड़े लाते चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्त पर खड़ा कर दिया था। ऐसे इन दोनों बचाव, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल बरसाती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। मजीरा सिंह पानी पिला दे, उसने कहा था। लहना का सिर अपनी गोद में रखे वजीरा सिंह बैठा, जब मांगता तब पानी पिला देता। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन कीरत सिंह है? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पटूट पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ ठीक है, पानी पिला दे, बस अब के हार में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही यह आम है। जिस महीने उसका जन्म हुआ था, महीने की मैंने इस लगाया था। वजीरा सिंह ने आंसू टप टप कर रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों के अखबारों में पढ़ा, फ्रांस के बेल्जियम के 68वीं सूची मैदान में घाव के मारा नंबर 77 सिख राइफल का जमदार लाना सिंह का कुछ दिन पहले यह स्तुति कर रहे थे कि लाना सिंह का राइफल का गोली का नंबर 77 था, और उनके लाना सिंह के पूरे जीवन से रिलेटेड आज हम समझे कि लाना सिंह को कैसे प्यार मोहब्बत हुआ एक सूबेदारनी से। उन्होंने कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ उन्होंने मिलते थे, और लड़की से बार बार अब पूछते थे कि ओ तेरी कुरमाई हो गई। लड़की अंत में एक धत कहकर चली जाती है। तो चलिए आज हम इस पर एक कुछ कहना चाहते हैं कि प्यार करना ही है तो बुक से कीजिए ना, पेन से कीजिए ना, और सब में क्या रखा है। दिल देना है तो थोड़ा किताबों को दे के दीजिए कि आपने किताब को कितना बड़ा बना देगा। तो जय हिंद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए नहीं पेन दीजिए।